Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the digestion in small intestine. Let's start. जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर स्टमक हमारा ये पार्ट स्टार्ट होता है और ये थर्ड साइट है डाइजेशन के लिए। तीसरी साइट, पहली साइट थी माउथ और ओरल कैविटी। सेकंड साइट ऑफ डाइजेशन वाज द स्टमक, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। और नाउ द थर्ड साइट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर डाइजेशन होनी और इस पार्ट में डाइजेशन मुकम्मल हो जानी है। क्लियर? इसके बाद डाइजेशन नहीं होनी, उसके बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम चलेगा और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट से शुरू हो जाएगा। इसके पहले दो पार्ट से जो है वो सिर्फ डाइजेशन होनी है और वहीं पे कंप्लीट हो जानी है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ प्रीवियस लेक्चर के एतबार से, सो देयर इज अ टर्म पायरोसिस, जिसको कहते हैं हार्ट बर्न, सीने में तेजाबियत। सो डियर स्टूडेंट्स, ये किस वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू समटाइम्स इट हैपन्स कि हम खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, फ़ौरन लेट जाते हैं, या बहुत ज़्यादा फैटी खाना खा लें, या चाय बहुत ज़्यादा पी लें, या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर लें। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि फौरी तौर पर ऐसा कुछ करने के बाद लेटा जाए तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं, जो कि एसिडिक है, मतलब काइम, उसका बैक फ्लश होता है टू द एसोफिगस, जिसकी वजह से एसोफिगस जो है वहाँ पर एक बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसको हम कहते हैं पायरोसिस या उसको कहते हैं हार्ट बर्न। सो ड्यू टू बैक फ्लश ऑफ एसिडिक काइम, जो कि कहाँ पर बनी? स्टमक में। फ्रॉम स्टमक because of ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया आपने, या फिर ईटिंग टू मच फैट्स और फैटी मील, मतलब कि पाए बहुत ज़्यादा खा लिए, ठीक है, या फिर चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, तो फैटी मील बहुत ज़्यादा खा लिया, मछली बहुत ज़्यादा खा ली, उसमें भी काफ़ी फैट्स होते हैं, या फिर इसी तरह से स्मोकिंग और टू मच स्मोकिंग, और कॉफ़ी। तो इन चीज़ों की एक्सेस इस्तेमाल करने से, टू मच फैटी मील और स्मोकिंग और कॉफ़ी, सो ये चीज़ें क्या करती हैं? एंड इमीडिएटली लाइंग डाउन आफ्टर मील, so it will lead to the backflush of acidic chyme from stomach to esophagus. So इसको हम ब्रैकेट्स में करते हैं, ये इसकी रीज़न है किस वजह से हो रहा है। So due to the backflush of acidic chyme from stomach to esophagus, it causes producing burning sensation in the chest, जिसको हम कहते हैं तेजाबियत, सीने की जलन। दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट बर्न, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पायरोसिस, और ये इसकी रीजंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के एतबार से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल बाउल भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल
बावल। इसकी लेंथ, इट्स लेंथ is approximately 6 meters, 6 मीटर। तो टोटल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की लेंथ कितनी है? 9 मीटर। तो उसमें से 6 मीटर तो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कि सबसे लेंथी पार्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, छोटी आंत। तो फिर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं या मुझसे पूछते हैं क्लास में कि सर देन व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वे लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहते हैं? तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, उसको और इसको जो डिफरेंस है स्मॉल और लार्ज का, वो इनकी लेंथ का नहीं है बल्कि इनके डायमीटर्स का है। क्लियर? अगर हम देखें इसकी द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन is approximately only 5 feet, 5 फुट, सिर्फ 5 फुट है, मतलब लेस देन 2 मीटर्स। तो इसकी 6 मीटर है, मतलब कि तकरीबन 17 फीट, अबाउट 16 फीट ये बन जाती है इसकी लेंथ। लेकिन फर्क कहां पर आ गया? इनके डायमीटर्स में। सो द डायमीटर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन is about 3 to 4 सेंटीमीटर, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का एंड दैट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन is 3 times larger than स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 गुना बड़ा है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो को ऑन एन एवरेज, दैट इज एवरेज ऑन एन एवरेज, इट इज 7 to 8 सेंटीमीटर्स। तो इस वजह से कि इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इनकी लेंथ के बिहाफ के ऊपर नहीं, लेंथ के बिहाफ के ऊपर देखें तो सबसे लंबी तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ द पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। So it has got 3 parts. Number 1 is duodenum, which is about 20 to 25 centimeters, 20 to 25 centimeter in length. The second part is jejunum, that is approximately 2.4 meters in length. And the third part is ileum. It is about 3.5 meters in
लेंथ। क्लियर? और जहां तक बात है डाइजेशन की, तो याद रखना है डाइजेशन इज कंप्लीटेड in duodenum and jejunum, while absorption takes place in ileum. Clear? So first of all we are going to discuss the digestion. तो स्टमक से जो एसिडिक काइम है वो थोड़ा थोड़ा करके पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे की तरफ आता है। इससे पहले एक छोटी सी डायग्राम मेंशन कर लें हम। सो दिस इज लिवर, यहां पर एक छोटा सा पाउच है विच इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, दो डक्ट्स आ रही हैं लिवर से, वो ज्वाइन करके एक डक्ट बनाती हैं। एंड नाउ दीज टू ज्वाइन, और इधर से आ रही है पैनक्रियाटिक डक्ट, वो इनको यहां पर आकर के मिल जाती है। एंड दिस ओपन into the first part of duodenum, first part of the small intestine, which is called duodenum. So this is liver. This is gallbladder. Gallbladder से एक डक्ट निकल रही है, that is called cystic duct, that carries the bile. This is hepatic duct, और ये भी साथ में hepatic duct, ये दोनों ज्वाइन करती हैं एंड दे फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये मिलकर के दोनों बनाती हैं द कॉमन बाइल डक्ट। एंड दिस इज पैनक्रियाज, a leaf-like organ, or this is the pancreatic duct. ये दोनों यहाँ पर आकर के पोर हो रही हैं, इस जगह को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग होती है एम्पुला की, इट इज गार्डेड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स विच इज कॉल्ड एज द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो इट इज अमंग द वन ऑफ द स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन द GIT। और ये जो आपको इस तरह से ये ट्यूब जो कर्व्ड ट्यूब नजर आ रही है, दिस इज एक्चुअली द डियोडेनम। अभी फिलहाल हम यहीं पे हैं, यहीं पे स्टे करेंगे डियोडेनम में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियोडेनम, so it is the first part of small intestine,
पहली बात। और इसकी लेंथ हम यहाँ पर बता चुके हैं 20 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। और यहाँ पर एज द एसिडिक काइम, जो कहाँ से आ रहा है? स्टमक से, टचेस the duodenal mucosa, it stimulates the production of or the secretion of pancreatic juice, from pancreas, pancreas से आएगा pancreatic juice, and bile, दूसरी सेक्रेशन यहां पर कौन सी आ रही है? bile from the gallbladder or from the liver we can say। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी डिटेल। तो पहले हम ड्यूडेनम पे। सो ड्यूडेनम में सबसे पहले सेक्रेशन हम तहत सबसे पहले जो आएगी दैट इज द बाइल, क्योंकि जो काइम वहां से आ रहा है वो एसिडिक है, और जो ड्यूडेनम का मिकोसा है ये इस तरह से नहीं है कि ये इतनी एसिडिक एनवायरनमेंट में काम कर सके। यहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए इसको फौरी तौर पर इसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो बाइल याद रखिएगा, इट इज़ अ ग्रीनिश वाटरी fluid which is synthesized in liver, liver इसको synthesize कर रहा है, and stored in gall bladder, and stored in gall bladder, gall bladder में इसको स्टोर कर दिया जाता है, एंड अपॉन इट्स रिक्वायरमेंट इट इज सेक्रेटेड। जैसे ही यहाँ पर वो काइम आएगा, इसको टच करेगा इसकी लाइनिंग को, तो यहाँ से द गॉल ब्लैडर विल कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्टी इट्स सेक्रेशन, जो कि इसके अंदर स्टोर्ड है, दैट इज बाइल, इट इज पोर्ड इनटू द वाया सिस्टिक डक्ट इनटू द कॉमन बाइल डक्ट, एंड कॉमन बाइल डक्ट से फिर आगे थ्रू द एम्पुला ऑफ वेटर इनटू द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और वहाँ से होती हुई स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जैसे खुलेगा, सो द बाइल इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। क्लियर? And is secreted as acidic chyme touches duodenal mucosa। क्लियर? अब इसका फंक्शन क्या है बाइल का? सो बाइल कंपोनेंट्स, components of bile. So it consists of bile pigments, bile pigments, दो तरह की bile pigments हैं which are derived from by the breakdown of हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनेगी। तो पहली चीज बाइल पिगमेंट्स कौन कौन सी हैं? दैट इज, एक है जी बिलिरुबिन, जो कि ऑरेंज कलर की है, इट इज ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट।
और दूसरी है यहां पर बिलिवर्डिन, दैट इज ग्रीनिश इन कलर। ग्रीनिश कलर्ड, क्लियर, जिसकी वजह से कलेक्टिवली, चूंकि इसकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बिलिवर्डिन की, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कलर है इसका बाइल का, दैट इज ग्रीनिश, याद रखना है, इट इज ग्रीनिश। और इसके अलावा यहां पर क्या मौजूद है, प्लस बाइल पिगमेंट्स के अलावा बाइल सॉल्ट्स, यहां पर बाइल सॉल्ट्स होंगे इसके अंदर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटरी फ्लूइड है, सो वाटर होगा इसके अंदर, बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, वाटर है, प्लस याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, नो एंजाइम्स, यहां पर किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं इन बाइल। बाइल में किसी भी तरह का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं आएगा, सिर्फ ये पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स और साथ में बाइल, उसके साथ वाटर, ये सारा मिक्सचर आएगा यहां से। ये तो कंपोनेंट्स हो गए। नाउ इट्स फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्यों, क्या चीज होती है, इट इज द कन्वर्शन, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ लार्ज फैट और लिपिड into small fat globules. This is called as emulsification. So that lipase can easily act. तो जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स होंगे उनको छोटे छोटे फ्लैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइपेज है उसको करेक्ट कर सकेगा और उनको फैटी एसिड्स और उनके रिस्पेक्टिव जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें कन्वर्ट कर सकेगा। सो दैट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ दिस बाइल। तो ये बाइल पहुँच गई यहाँ पर। अब दूसरी बारी किसकी है, दैट इज़ ऑफ द सेकेंड सेक्रेशन इज द पैनक्रियाटिक जूस। नाउ द पैनक्रियाटिक जूस, तो पहले तो इसकी पीएच नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, द पैनक्रियाटिक जूस, having pH about 8 के करीब करीब इसकी पीएच होती है, स्लाइटली अल्कलाइन है, क्योंकि 7 के बाद 7 इज न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद जो अल्कलाइनिटी शुरू हो जाती है, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन। और कंपोजिशन, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पहली बात है कि पैनक्रियास के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। सो पैनक्रियास इट इज़ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इसके थोड़ा सा इसको ऐसे लाइक दिस, ये इसका एंटीरियर जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द हेड, इसका हेड है, विच इज सी शेप्ड, एक्चुअली इट इज सी शेप्ड। और ये इसकी बॉडी, दिस इज द बॉडी, और एंड पे ये दिस इज द टेल। और इसमें 2 तरह के मेजर सेल्स होते हैं, और यहाँ पर मौजूद है इसमें, दिस इज द
pancreatic duct. तो इसमें पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स यहीं पे मेंशन कर देता हूँ मैं। सो दिस इज पैनक्रियाज, उर्दू में इसको लबलबा कहते हैं। और इसमें जो दो तरह के सेल्स हैं, एक तो है एसिनार सेल्स और दूसरा एंडोक्राइन सेल्स। और ये डुअल ऑर्गन है, मतलब कि ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। जो एसिनार सेल्स हैं दे आर यूजुअली द exocrine, and these are responsible for the formation of pancreatic juice. इसके जो एंजाइम्स हैं वो यहीं पर सिंथेसाइज होंगे। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है इसका, एंडोक्राइन सेल्स दे सेक्रेट, इट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें 4 मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा सेल्स। सो इनकी डिटेल्स हमारे जो एंडोक्राइनोलॉजी में मौजूद हैं। अल्फा सेल्स जैसे सेक्रेट ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स दे सेक्रेट इंसुलिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर लेकिन याद रखिए कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन है, मेजर पोर्शन, इट इज़ एक्सोक्राइन, इट इज़ द मेजर पोर्शन, और ये माइनर है जो कि एंडोक्राइन इन नेचर है। खैर चले अब आ जाए ज़रा इस पे पैनक्रियाटिक जूस पे। सो पैनक्रियाटिक जूस इट कंसिस्ट ऑफ पैनक्रियाटिक इमाइलेज। पैनक्रियाटिक इमाइलेज या इसका दूसरा नाम एमाइलोप्सिन, याद रखना आपने, एमाइलोप्सिन। और जो सेलेवरी एमाइलेज था उसका क्या नाम था, टाइलिन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। सो पैनक्रियाटिक इमाइलेज और एमाइलोप्सिन, इट एक्ट्स ऑन स्टार्च and converts it into maltose. It is a disaccharide. The second enzyme present in this pancreatic juice is the pancreatic lipase. So it converts the small portion of lipids into fatty acids and glycerol. क्लियर? लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर स्मॉल पोर्शन ऑफ लिपिड्स का डाइजेशन होगा, स्मॉल पोर्शन। जितने लिपिड्स आपके खाने में आ रहे हैं उनका छोटा हिस्सा यहाँ पर पैनक्रियाटिक लाइपेज की मदद से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाएगा। तीसरा यहाँ पर एक एंजाइम है, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन। Trypsinogen, it is basically inactive enzyme like the pepsinogen. It is a zymogen, inactive है, और इसको पहले तो इसकी एक्टिवेशन की ज़रूरत है। So it is activated by enterokinase. Enterokinase, तो duodenal cells इस एंजाइम को, ये भी एक एंजाइम है, ये रिलीज करेंगे, एंड द trypsinogen is converted into trypsin. और ट्रिप्सिन यहां पर 2 फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक फंक्शन तो ट्रिप्सिन का ये है कि ये कन्वर्ट करेगा प्रोटीन्स को, इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स
एंड पॉलीपेप्टाइड्स। और दूसरा ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है कि एक चौथा एंजाइम यहां पर पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद है, दैट इज द काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी जाइमोजन है, इनएक्टिव है, एंजाइम है। और इसकी कन्वर्शन कैसे होगी, यहां पर ये ट्रिप्सिन ये यहां पर एक्ट करेगा ऑन द काइमोट्रिप्सिनोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू काइमोट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिन भी एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है एंड इट इन टर्न इट कन्वर्ट्स द प्रोटीन्स into polypeptides। इनको polypeptides और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा द काइमोट्रिप्सिन। एंड वन थिंग मोर विच इज included in the pancreatic juice, that is sodium bicarbonate। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट हमने पढ़ा था सलाइवा में सिक्रेट होता है, वहां पर वो एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है और वो वहाँ पर स्टेबलाइज करता है पीएच ऑफ सलाइवा को। यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इट पार्टली न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक काइम ठीक है, एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि वो जो है उसकी जो एसिडिटी है काइम की जो स्टमक से आ रही है वो ड्यूटेनम की लाइनिंग को खराब ना करते। क्लियर? सो इस तरह से यहां पर होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो सा काइम आया था वहां से ये सारा जो मिक्सचर सा बन रहा है आफ्टर इट्स न्यूट्रलाइजेशन, एक और वाइट एमल्शन बनेगा यहां पर। सो दैट इज कॉल्ड एज काइल। सो काइल इट इज a milky white emulsion formed after neutralization of काइम। क्लियर? और जबकि काइम जो होता है, अच्छा इसकी जो पीएच होगी वो अल्कलाइन होगी, चूंकि न्यूट्रलाइज हो चुका है तो इसकी पीएच अल्कलाइन हो जाएगी। इट इज अल्कलाइन एंड हैव पार्शियली डाइजेस्टेड। और ये बन कहां पर है, इट इज फॉर्म्ड इन डियोडेनम, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। जबकि काइम कहां पर बना था, ये कंपैरिजन में कर लेते हैं इसको। सो काइम इट इज द सेमी सॉलिड soup like mixture that is formed in stomach, जो कि स्टोमक में बन रहा है। और इसकी पीएच क्या होती है, इट इज, इसकी नेचर इट इज एसिडिक इन नेचर। तो इन दोनों में डिफरेंस, पोजीशन का भी, अच्छा फिर कंपोजिशन का भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया गया, यहाँ पर प्रोटीन्स के अलावा बाकी देखें लिपिड्स भी डाइजेस्ट हुए हैं, उनकी पार्शियल डाइजेशन भी हुआ है। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी भी पार्शियल डाइजेशन हुई है। सो दैट इज हाउ। क्लियर? अब हम बात करेंगे, तो ये सारा कुछ तो हुआ पैनक्रियाटिक जूस के वाले से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज जेजुनम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम कितने जूसेस पढ़ चुके हैं? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ से जो पैनक्रियाज से आ रहा था पैनक्रियाटिक जूस विच इज सेक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम। और अब हम पढ़ने लगे हैं जेजुनम, यहाँ पर भी एक जूस सेक्रेट होने वाला है। ठीक है, सो जेजुनम इट इज 2.4 meters in length
and it covers about 2/5 of total length of small intestine, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर टोटल उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि जिसकी टोटल लेंथ है 6 मीटर, तो उसका 2/5 हिस्सा 2/5 इज फॉर्म्ड बाय द इट इज कंपोज्ड ऑफ jejunum. So it is 2 meters, 2.4 meters in length, 2/5 of the total length of the small intestine, and extends from, कहाँ से शुरू हो रही है? From the terminal part of the duodenum to ileum, the last part of the small intestine. वहाँ तक ही, उससे पहले मौजूद है, जहाँ से ileum शुरू होती है वहाँ पर एंड करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बहुत अहम चीज, द डाइजेशन of food is totally completed in jejunum. इससे पहले देख सकते हैं ड्यूडेनम के अंदर मुकम्मल डाइजेशन अब तक नहीं हुई। स्टार्च को सिर्फ अभी माल्टोस में कन्वर्ट किया गया है। जो लिपिड्स हैं उनमें थोड़े से लिपिड्स की डाइजेशन हुई है, और जो ट्रिप्सिनोजन है उसने प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया है। काइमोट्रिप्सिन ने भी यही किया है, मतलब कि अभी तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं। सो डाइजेशन विल बी टोटली कंप्लीटेड, मुकम्मल तौर पर हर चीज़ जो आपने खाई थी वो फाइनली आकर यहाँ पर उसकी डाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। ये आखिरी पार्ट है जहाँ पर डाइजेशन होनी है, इसके बाद कहीं पर भी डाइजेशन नहीं होनी, उसके बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी। क्लियर? सो इट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ डाइजेशन। सो यहाँ पर डाइजेशन के लिए, इस डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, another juice is secreted in jejunum called intestinal juice, or succus entericus. सक्कस एंटेरिकस, या इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो चलते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर, इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या मौजूद है और क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। सो हियर वी गो। सो नंबर 1 यहाँ पर मौजूद है, here is present the amino peptidase। सक्कस एंटेरिकस के अंदर एक एंजाइम है एमाइनो पेप्टाइडेज। What will it do? It will act on the polypeptides and will convert into dipeptides। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा उनको? डाइपेप्टाइड्स में, बाय द एक्शन ऑफ एमाइनो पेप्टाइडेज। क्लियर? अब ये जो डाइपेप्टाइड्स बन चुकी हैं, इनके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, एरिप्सिन। क्लियर? सो द एरिप्सिन विल एक्ट अपॉन द डाइपेप्टाइड्स and will convert into amino acids. So by the action of
Ellipsin. Another enzyme is released, that is lipase. So what will do? It will finally digest all the lipids. तो थोड़ा सा portion यहाँ पर हुआ था. So the major portion is of lipids, it is converted into fatty acids. जितने भी रह चुके होंगे, the fatty acids and glycerol, जिससे मिलकर के लिपिड्स बनते हैं. So these will be converted into their final products of digestion. यहाँ पर एक और एंजाइम, चौथा एंजाइम एक्ट कर रहा है, that is lactase. Lactase will act upon the lactose. याद है आपको lactose, the milk sugar, it will be converted into glucose and galactose by the action of lactose. Another enzyme is there which will finalize the digestion of carbohydrates, that is maltase. So maltase will act upon the disaccharide maltose, the malt sugar, and will convert into glucose, क्योंकि ये दो चीज़ों से बनी थी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर के बनी थी, डाइसैकेराइड. Another enzyme is there in the small intestine, the jejunum, sucrase. It will convert the sucrose, the cane sugar, into glucose and fructose. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आ चुके हैं. जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे उससे हमें चाहिए था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हमें हासिल हुआ. फ्रुक्टोज चाहिए था, फ्रुक्टोज हमारा हासिल हुआ. गैलेक्टोज चाहिए था, गैलेक्टोज, सो वो भी मिल गया. लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसकी है? ग्लूकोज की. तो फाइनली वो हमें मिल चुकी है. जो हमने लिपिड्स खाए थे, जो फैट्स खाए थे, उससे अल्टीमेटली हमारी बॉडी को क्या चाहिए? फैटी एसिड्स चाहिए और ग्लिसरॉल चाहिए. वो भी अभी मौजूद है जी, इट इज़ रेडी. जो आपने प्रोटीन्स खाई थी खाने में, जो खुराक में, उससे अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? दैट इज़ द अमाइनो एसिड्स. तो वो भी फाइनली यहाँ पर बन चुके हैं. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. तो यहाँ पर डाइजेशन फुल फ्लेज ख़त्म. इसके अगला हिस्सा जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आइलियम, उसमें सिर्फ और सिर्फ अब एब्जॉर्प्शन होनी इन सब की. तो यहाँ पर सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. क्लियर? अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये लैक्टेज के हवाले से. एक तो चीज़, ये सिर्फ एक दो चीज़ें हैं इसी पोर्शन से रिलेटेड, कुछ डिसऑर्डर्ड स्टेट्स हैं. एक टर्म है दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस. लैक्टोज इंटॉलरेंस. सो लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर. हम मिल्क पीते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि खाते हैं, तो उनके अंदर लैक्टोज तो है. तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि ऐसे पर्सन्स दे लैक, some persons they lack lactase, the enzyme which is required for the conversion of lactose into, लैक्टोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. तो जब ये एंजाइम नहीं है, if it is absent, so the lactose will not be converted into its products, ग्लूकोज और गैलेक्टोज. So इससे क्या होगा? It will lead to
फ्लैचुलेंस, यानी मैदे में गैस भर जाएगी, जैसे इनकम्प्लीट डाइजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस भरने की वजह से। सो ऐसी कंडीशन को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और लैक्टेज क्यों नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा? क्योंकि इसका जीन नहीं है मौजूद। तो जीन के म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन हो जाती है। बिकॉज लैक्टोज जो मिल्क है उसके अंदर ये मिल्क शुगर वो कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि आप यहाँ से कि बाइल के अंदर वो बाइल पिगमेंट आ रही होती है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ठीक है। तो अगर वो ना सेक्रेट हों तो आपको याद होगा उसमें वायरोलॉजी में भी पढ़ा था हेपेटाइटिस के एतबार से कि जॉन्डिस द मेजर सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस, सो इट इज ड्यू टू accumulation of bilirubin स्पेशली, ठीक है, जो कि ऑरेंज कलर की जो पिगमेंट है इन ब्लड, उसका लेवल हाई हो जाता है एज इट इज नॉट secreted by liver into digestive tract or gut. So the skin becomes skin and mucous membranes become strong yellow, बिल्कुल पीले जर्द रंग की हो जाती हैं। इसे कहते हैं पीलिया, उर्दू में कहते हैं पीलिया, या इसको कहते हैं जॉन्डिस। किस वजह से? क्योंकि जो बाइल पिगमेंट्स हैं जो सिंथेसाइज कर रहा था लिवर, वो कहाँ से सिंथेसाइज कर रहा था? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो वो आके डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जा पा रही या एक्सक्रीटरी सिस्टम में जा नहीं पा रही, क्योंकि इसका आपको मैंने पाथवे बताया था कि जो हीम है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पोरफायरिन, देन द बिलिवर्डिन, देन बिलिरुबिन, then bilinogens, urobilinogens and the stercobilinogens. Urobilinogens एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास चले जाते हैं और वो यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से चूँकि येलो कलर की ऑरेंज येलो कलर की पिगमेंट है, तो नॉर्मल जो कलर होता है यूरिन का वो पेल येलो होता है। इस तरह से जो स्टर्कोबिलिन्स होती हैं दे आर पास्ड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसी वजह से जो हमारे फीसिस का कलर होता है दैट इज़ पेल येलो। क्लियर? तो अगर ऐसा ना हो, सो ये लिवर इनको आगे ट्रांसपोर्ट ना कर पा रहा हो इन बिलियंस को, सो देन इसको वो ब्लड में इसके लेवल हाई होना शुरू हो जाएगी। तो ब्लड जहाँ जहाँ पे जा रहा है वो सारा एरिया, चूँकि ऑरेंज येलो कलर की पिगमेंट है, तो ये येलोइश होना शुरू हो जाएंगी। तो एक येलोइश ह्यू, स्ट्रॉन्ग येलोइश ह्यू जो क्रिएट हो जाएगा इन द स्किन and the mucous membranes like the conjunctiva, like the mucous membranes of the mouth, तो बहुत आसानी से पहचाना जाता है। स्क्लेरा स्ट्रॉन्ग येलो कलर का हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। क्लियर? सो दैट इज ड्यू टू द dysfunctioning of the gallbladder to secrete the bile, or the liver to conjugate the bilirubins or bile pigments into the normal circulation. Well, students, let's have a quick quiz for you from today's lecture. So the first MCQ is the approximate length of small bowel is dash meters. So small bowel means the small intestine. Clear? So इसकी approximate length कितनी है? 1 meter, 5 meter, 6 meter और 9 meters. जी dear students. So it is 6 meters. Clear? The chymotrypsinogen is activated by, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि chymotrypsinogen कहाँ पर सेक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस में, पैनक्रियाटिक जूस में, या सक्कस एंटेरिकस में, या कहीं और पे? जी, सो इट इज सेक्रेटेड इन द सक्कस एंटेरिकस और पैनक्रियाटिक जूस। जी, सो इट इज सेक्रेटेड इन द पैनक्रियाटिक जूस। चलें आगे देखें। इट इज एक्टिवेटेड बाय HCl, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और सोडियम बाइकार्बोनेट। So it is activated by trypsin.
तो ट्रिप्सिन के दो काम बताए थे आपको, एक तो प्रोटीन्स की डाइजेशन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, एंड नंबर टू इट activates the chymotrypsinogen into its active form, the chymotrypsin. So by the action of enzymes, the chyme is turned into a watery emulsion called bile, saliva, chyle, or peptone. Dear friends, so it is chyle. The absence of lactase in the succus entericus causes alkaptonuria, phenylketonuria, lactose intolerance or lactose tolerance. Dear friends, so it is lactose intolerance क्योंकि एंजाइम नहीं है. एंजाइम क्यों नहीं है? क्योंकि जीन नहीं है. So it causes excessive flatulence in the abdomen. Now the pancreatic duct and the common bile duct opens into the duodenum by a sphincter of cardiac sphincter, sphincter of Oddi, और स्फिंक्टर ऑफ वेटर और स्फिंक्टर ऑफ आइलियोकोलिक. जी डियर स्टूडेंट्स, तो कौन सा स्फिंक्टर है यहाँ पर जो उसको गार्ड करता है एम्पुला ऑफ वेटर को? सो दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. क्लियर? एंड द बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन विच इज ऑरेंज एंड द बिलिवर्डिन डैश कलर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, सो इट इज रेड कलर, येलो कलर्ड, ग्रीन कलर्ड और ब्राउन कलर्ड. द बिलिवर्डिन, it is green colored pigment. Bilirubin is orange colored while the biliverdin is green colored pigment.